नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी की जेब में कौन कौन है, ये नया सवाल इस वक्त सियासत में खड़ा हो गया है। कहां से उठा ये सवाल, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि दुनिया मेरी जेब में जब आप ऐसा कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। मेरे ख्याल से तो दुनिया मेरी जेब में ये कहने का मतलब यही होता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप में इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाएंगे, न कि दुनिया के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि दुनिया के बनाए नियमों पर तो वही चलता है जो भीतर से डरा हुआ होता है। ये डर गरीब होने का हो सकता है, हारने का हो सकता है, या अपमानित होने का भी हो सकता है। और जिसे ऐसे किसी भी डर की परवाह नहीं, वो यही कहेगा कि दुनिया मेरी जेब में। आज इस फलसफे का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त बीजेपी में जेब का ये गुमान खुलकर नजर आ रहा है। इनकम के हिसाब से, यानी आमदनी के हिसाब से, तो बीजेपी की जेब बाकी सारी राजनीतिक पार्टियों से सबसे भारी है ही। अभी 3 महीने पहले ही हिसाब आया था कि वित्त वर्ष 2019-20 में बीजेपी की इनकम 2410 करोड़ रुपए से बढ़कर 3623 करोड़ रुपए हो गई है। अकेले इलेक्टोरल बॉन्ड से ही 2019-20 में बीजेपी ने 2555 करोड़ रुपए कमाए। पार्टी की इनकम में एक ही साल में 50% का इजाफा हुआ है। आप जरा याद कीजिए कि जब कोरोना काल में, यानी इसी वक्त लॉकडाउन लगा था, उस वक्त आपकी इनकम पर कैसा झटका लगा था। लेकिन तब भी कुछ लोग थे जो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे रहे थे। आप जानते ही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से कोई भी व्यक्ति या संस्था खरीद सकता है और वो पैसा किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन किस पार्टी को देने के लिए खरीद रहा है, उसका ब्यौरा गोपनीय रखा जाता है। बैंक और सरकार के पास, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही ये ब्यौरा रहता है। देश में स्टेट बैंक के जरिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। साल में 4 बार, यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों के लिए स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं के जरिए इन बॉन्ड्स की बिक्री की जाती है। तो खैर, बीजेपी के लिए ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने वाले करोड़पतियों, अरबपतियों की कमी नहीं होगी। तभी तो एक साल में लगभग 2500 करोड़ बीजेपी को इससे मिल गए। तो इनकम के लिहाज से बीजेपी की जेब सबसे भारी है ही। उस पर केंद्र और कई राज्यों की सत्ता हासिल होने से बीजेपी की राजनीतिक शक्ति वाली जेब भी बाकियों से भारी ही है। इस भारी जेब का असर बीजेपी नेताओं के व्यवहार में भी नजर आता है। वैसे तो संत महात्माओं ने यह बताया है कि जो पेड़ फलों से लदा होता है वो उतना ही झुका होता है, यानी उसमें विनम्रता होती है। लेकिन राजनीति में संतों वाली नैतिकता की बातें कहाँ फिट होती हैं। यहाँ तो जिसके पास जितने फल होंगे वो उतनी ज्यादा ऐंठ में चलेगा। इसी ऐंठ में किसान आंदोलन के 1 साल होने पर भी मोदी सरकार आंदोलनकारी किसानों से मिलने और बात करने नहीं आ सकी। इसी ऐंठ में लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचला गया और अब पता चल रहा है कि बंदूक से गोली भी निकली। इसी ऐठ में बीजेपी नेता किसानों को कभी आतंकवादी, कभी देशद्रोही कहते हैं। और इसी ऐठ में बीजेपी नेता मुरलीधर राव कहते हैं कि ब्राह्मण और बनिया तो मेरी जेब में है। जी हाँ, बीजेपी महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर राव ने भोपाल में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ब्राह्मण और बनिया मेरी जेब में है। मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। आप कहते रहे कि 1 सेकंड भाई साहब सुनो ना। अरे भाई साहब सुनिए ना, पूरा प्रश्न पूछा और मेरे को सुनना ही नहीं चाहते। अब जेब में ब्राह्मण है। नहीं, एक सुनो। अरे भाई, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब आप ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। अरे भाई, आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं भाई, आप पत्रकार है तो प्रश्न पूछो और समाधान देने तक सत्र। इससे पहले राव ने यह भी कहा था कि उनकी सरकार का खास ध्यान दलितों और आदिवासियों की ओर है, और ये वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए है। तब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता है और वो SC/ST पर खास ध्यान देने की बात कर रहे हैं, जबकि बात पार्टी के नारे सबका साथ सबका विकास पर होनी चाहिए कि कितना विकास हुआ। इस पर राव ने अपने कुर्ते की जेब की ओर इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण और बनिया मेरी जेब में हैं। आप, यानी मीडिया के लोग, हमें ब्राह्मण और बनिया पार्टी कह रहे हैं, जबकि हमारे अधिकतर कार्यकर्ता और वोट बैंक यही तबका है। अब उनके इस बयान पर विपक्ष को उन्हें घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि राव का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया,
सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हमारी एक जेब में बनियां हैं और एक जेब में ब्राह्मण हैं। यह तो इन वर्गों का घोर अपमान है। भाजपा के मुताबिक ये वर्ग उनकी बपौती हैं, उनकी जेब में हैं। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो तोल मोल के बोल वाली बात पर अमल करना ही सही होता है। क्या पता कब कौन सी बात पलटकर खुद को घायल कर दे। धर्म और जाति की राजनीति में लगभग सभी पार्टियों ने अपने अपने वोट बैंक बना रखे हैं और ये सभी को पता है कि देश में सवर्ण और उसमें भी ब्राह्मण और वैश्य समुदाय बीजेपी के लिए बड़े वोट बैंक हैं। यूपी की राजनीति में इस वक्त ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है वो इसीलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से ब्राह्मण समुदाय बीजेपी से नाराज दिख रहा है। विकास दुबे कांड के बाद जब बीजेपी का ग्राफ ब्राह्मणों के बीच गिरने लगा तो अब जितिन प्रसाद जैसे नेताओं को लाकर ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश में बीजेपी लगी है। लेकिन इसमें अगर ब्राह्मण जेब में है जैसा बयान आ जाए तो पार्टी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। बात भले मध्य प्रदेश में कही गई हो, लेकिन बात निकलती है तो दूर तलक जाती है और क्या पता यूपी उत्तराखंड तक भी पहुंच जाए। इसी तरह बनिया वर्ग भी, जिसमें ज्यादातर उद्योगपति और व्यापारी हैं, वो भी बीजेपी के जेब में होने वाली बात को अपने लिए अपमान मान सकते हैं। आखिर बीजेपी को मालामाल करने में व्यापारियों और उद्योगपतियों की जेब से ही तो भारी धन निकला है। साधारण आदमी के खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड से तो बीजेपी ने हजारों करोड़ नहीं कमाए होंगे। फिर उन लोगों को अपनी जेब में कहना कहां तक जायज है। अब पी मुरलीधर राव ने जिस भी इरादे के साथ ये बात कही थी, लेकिन उस पर विवाद तो खड़ा हो ही गया है, जो चुनावों में बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। जब तेज आंधी चलती है तो जैसे बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें भी हिलने डुलने लगती हैं, कुछ वैसा ही हाल इस वक्त बीजेपी का दिख रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आगे बीजेपी बार बार पैतरे बदलते नए दांव चलते नजर आ रही है, क्योंकि उसे अब अपनी जड़ें हिलती महसूस हो रही हैं। जबकि ये दोनों भाई बहन अपने तरीके से कभी सोशल मीडिया पर, कभी सड़क पर बीजेपी को घेर रहे हैं। यूपी में इस घेराव का असर अब दिखने लगा है। आदित्यनाथ योगी लाख बार जय श्री राम का उद्घोष कर लें या कैराना मुजफ्फरनगर के गड़े मुर्दों को चुनाव से पहले उखाड़ें, बीजेपी को अब भी अपनी जीत का भरोसा नहीं है, बल्कि हार का डर सता रहा है। और बीजेपी की हार का मतलब होगा आरएसएस के प्रभाव का सिमटना। इसीलिए यूपी में आरएसएस एक बार फिर सक्रिय होती दिख रही है। संघ आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने तिरंगा यात्रा निकालकर भगवा झंडे के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में जुट गया है। संघ के विभिन्न संगठन वंदे मातरम गायन, तिरंगा यात्रा, विचार गोष्ठियों और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन अभी करेंगे। नाम भले आज़ादी का होगा, लेकिन ये सब जानते हैं कि संघ का आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना तो था नहीं। इसलिए अमृत महोत्सव के बहाने संघ जो भी आयोजन करेगा उसका मकसद चुनाव ही होंगे। इधर सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह की 400वीं जयंती पर भी संघ के स्वयंसेवक बड़े कार्यक्रम और गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, ऐसी खबर है। यानी यूपी के साथ पंजाब भी साधा जाएगा। वैसे अभी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी उपचुनाव में हार के बाद विधानसभा में जीत कैसे मिले, इस पर मंथन हुआ। केदारनाथ जाकर मोदी जी हिंदुओं को खुश करने की गोटी चल ही चुके हैं। इससे पहले पोप से गले मिलकर उन्हें भारत आने का न्योता देकर गोवा और मणिपुर के ईसाई मतदाताओं के लिए दांव चल चुके हैं। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाकर सिखों को भी साथ लाने की कोशिश की जाएगी। यानी बीजेपी अपनी बिसात तो सोच समझकर बिछा रही है, लेकिन इस बिसात पर अपनी चालें खुलकर चलने के लिए उसे कितनी जगह मिल पाएगी, ये अभी देखना होगा। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के कारण बीजेपी के लिए माहौल बिगड़ ही चुका है। अब राकेश टिकैत ने ट्विटर पर लिखा है, ऐतिहासिक होगी लखनऊ में आयोजित 22 नवंबर के किसान महापंचायत। एसकेएम की यह महापंचायत किसान विरोधी सरकार और तीनों काले कानूनों के विरोध में ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब पूर्वांचल में भी और तेज होगा अन्नदाता का आंदोलन। यानी किसान अब पूर्वांचल में बीजेपी के विरोध में माहौल बनाएंगे और सीधे योगी मोदी को चुनौती देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि हर किसी को जेब में रखने का गुमान पालने वाली बीजेपी इस चुनौती का मुकाबला कैसे करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।